गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास का टॉपिक है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। और लास्ट क्लास में हम लोग ऑल्टरेशन कर रहे थे, उसमें से दो क्लॉजेस नहीं किया हुआ था। तो आज हम लोग ये दो क्लॉजेस के बारे में भी देखेंगे, जो है ऑल्टरेशन ऑफ लाइबिलिटी क्लॉज और ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या होता है। पहले देखते हैं ऑल्टरेशन ऑफ लाइबिलिटी क्लॉज क्या होता है। तो लाइबिलिटी क्लॉज हम लोग पढ़ चुके हैं क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, कि लाइबिलिटी क्लॉज में दिया रहता है कि कंपनी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। अगर कंपनी लिमिटेड है तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है। तो यहाँ पे ऑल्टरेशन में लाइबिलिटी क्लॉज को ऑल्टर किया जा सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये समझना जरूरी है, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द लाइबिलिटी क्लॉज may be altered may be altered if the company satisfies two conditions। अगर ये दो conditions satisfy हो गया तो कंपनी जो है वो लाइबिलिटी को अल्टर कर सकता है। फिर है इट हैज पास्ड अ स्पेशल रेजोल्यूशन विद रिगार्ड टू डिजायर्ड चेंज। तो कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, ये जो भी चेंजेस लाना है उससे रिलेटेड। जैसे स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, ये लास्ट क्लास में मैंने समझाया था। मीटिंग होता है, मीटिंग में शेयर होल्डर्स वोट करते हैं। अगर मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स ये जो डिजायर्ड चेंज है उसके लिए वोट करेंगे, मतलब मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स आर फाइन विद दिस चेंज और वो चाहते ही है कि ये चेंज हो, तब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। ठीक है। फिर है इट हैज सॉट द रिटन डॉक्यूमेंट रिटन कंसेंट ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर फॉर द एग्रीड चेंज इन हिज लाइबिलिटी। तो कोई भी इंडिविजुअल मेंबर है कंपनी का, अगर उसको अपना लाइबिलिटी को चेंज करना है, जो लाइबिलिटी वो एग्री किया हुआ था उसमें अगर उसको चेंजेस करना है, तो वो जो इंडिविजुअल मेंबर है उसका भी रिटन कंसेंट होना चाहिए। मतलब लिखकर सहमति उनका दिया रहना चाहिए कि हाँ उन लोग एग्री करते इस बात पे। ये दोनों हो जाएगा। उसके बाद है कि कंपनी जो है वो चेंजेस ला सकती है इन टर्म्स ऑफ लाइबिलिटी क्लॉज। तो ये ध्यान में बहुत रखना जरूरी है कि पहला है स्पेशल रेजोल्यूशन, दूसरा है रिटन कंसेंट ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर फॉर द एग्रीड चेंज इन हिज लाइबिलिटी। तो ये दो पॉइंट्स याद करना जरूरी है। फिर है द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कैन नॉट बी मेड अनलिमिटेड। यहाँ पे लिखा गया है कि ऐसा कंपनी जो लिमिटेड है, यानी कि लिमिटेड कंपनी जो हो सकता है लिमिटेड बाय शेयर्स या फिर लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है। तो ऐसा कंपनी अनलिमिटेड नहीं हो सकता है अनलेस ईच एंड एवरी मेंबर एक्सप्रेसली गिव्स हिज कंसेंट इन राइटिंग ऑन हिज बिहाफ। तो जब तक उस कंपनी का एक एक मेंबर, ईच एंड एवरी मेंबर एक्सप्रेसली नहीं अपना कंसेंट देता है रिटर्न फॉर्म में, मतलब अगर एक ऐसा कंपनी है जो लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड बाय शेयर्स या फिर लिमिटेड बाय गारंटी, तो उस कंपनी के मेंबर्स को लिखकर ये कंसेंट देना होगा कि वो उन लोग इस चीज के लिए एग्री करते हैं कि कंपनी जो है वो अनलिमिटेड हो जाए। फिर है तभी उन लोगों का जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होगा, अगर उन लोगों का कंसेंट नहीं है तो नहीं होगा। फिर है इन केस ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, हम लोग देखे थे इन केस ऑफ लिमिटेड कंपनी। अब है इन केस ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी क्या होता है, द लाइबिलिटी में बी मेड लिमिटेड और रिड्यूस्ड बाय री रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में क्या होता है कि लाइबिलिटी को कम कर दिया जा सकता है, लिमिटेड कर दिया जा सकता है या रिड्यूस कर दिया जा सकता है बाय री रजिस्ट्रेशन। तो इसके लिए री रजिस्ट्रेशन करना होगा अनलिमिटेड कंपनी के लिए, अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी को के लाइबिलिटी को लिमिटेड करना है तो इन अ नटशेल अगर हम लोग इस पूरे चीज को अगर समराइज करें तो सिंपली कह सकते हैं कि जो लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स है कंपनी में वो बढ़ा नहीं सकते विदाउट देयर इंडिविजुअल कंसेंट। ये चीज क्लियर होना चाहिए कि अगर मेंबर का लाइबिलिटी लिमिटेड है तो अगर आपको वो उसको बढ़ाना है, मतलब लिमिट को इंक्रीज करना है, तो उसके लिए कंसेंट चाहिए इंडिविजुअल मेंबर का। अगर मेंबर का लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तो उसका अनलिमिटेड लाइबिलिटी को लिमिटेड कर सकते हैं, उसके लिए कंसेंट का जरूरत नहीं है बाय री रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। लेकिन अगर लाइबिलिटी को इंक्रीज करना है, मेंबर का लाइबिलिटी लिमिटेड है और लाइबिलिटी को इंक्रीज करना है, तो वो विदाउट देयर इंडिविजुअल कंसेंट नहीं कर सकते हैं। तो यही था अबाउट ऑल्टरेशन ऑफ लाइबिलिटी क्लॉज। कुछ कुछ पॉइंट्स है जो याद करना है, समझना है, समझ लीजिए और बाकी तो याद आ ही जाएगा, समझने पे याद करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है। तो समझ लीजिए और
पॉइंट्स को, जो कीवर्ड्स है वो याद कर लीजिए। नेक्स्ट है ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज। तो कैपिटल क्लॉज में भी ऑल्टरेशन लाया जा सकता है और इसमें भी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है। टू पास अ स्पेशल रिजोल्यूशन तभी मेमोरेंडम का जो प्रोविजन है वो ऑल्टर हो सकता है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्लॉज, एंड फाइल करना पड़ेगा द सेम विथ द रजिस्ट्रार। तो यहाँ पे भी क्या होगा, शेयर होल्डर्स का मेजोरिटी वोट्स चाहिए। मेजोरिटी वोट्स का मतलब मैं बोल रही हूँ एटलीस्ट 75% ऑफ द वोट्स होना चाहिए शेयर होल्डर का इन फेवर ऑफ सच चेंज, तब कंपनी जो है वो चेंज कर सकती है, और वही है द कंपनी हैज टू पास अ स्पेशल रिजोल्यूशन। फिर है पावर ऑफ लिमिटेड कंपनी टू ऑल्टर इट्स शेयर कैपिटल। लिमिटेड कंपनी का क्या पावर होता है कि वो अपने शेयर कैपिटल को ऑल्टर कर सके। तो यहाँ पे कि सेक्शन 61 के अकॉर्डिंग लिमिटेड कंपनी का शेयर कैपिटल जो है वो ऑथराइज किया रहता है बाय इट्स आर्टिकल्स। मतलब ऐसा हो सकता है कि लिमिटेड कंपनी को का शेयर कैपिटल जो है वो ऑथराइज्ड है, मतलब 1 लाख शेयर्स है इशू करना है तो 1 लाख शेयर्स ही है, उतना ही इशू कर सकते, उससे ज्यादा नहीं। ये एग्जांपल मैं दे रही हूँ, ये शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड है। अगर उन लोग को इंक्रीज करना है अपना ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को तो उन लोग इंक्रीज कर सकते हैं, उन लोग अपने मेमोरेंडम में जो कैपिटल क्लॉज है उसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं, और उसके लिए उन लोग को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, एंड सेम चीज को उन लोग को रजिस्ट्रार को फाइल भी करना पड़ेगा। दिस फाइल द सेम विद द रजिस्ट्रार यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे वही है, तो जो है ऑथराइज्ड कैपिटल शेयर कैपिटल जो है लिमिटेड कंपनी का वो उसमें ऑल्टरेशन लाया जा सकता है। ऑल्टर इट्स मेमोरेंडम इन इट्स जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग में जो होगा उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके टू मेक द फॉलोइंग ऑल्टरेशंस इन इट्स शेयर कैपिटल। तो ये सारे ऑल्टरेशंस कर सकता है कंपनी। पहला है टू इंक्रीज इट्स ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना है। टू कंसोलिडेट एंड डिवाइड all or any of its share capital into shares of a larger amount। तो shares का डिवीजन है, छोटे अमाउंट्स में है, तो कंपनी क्या कर सकता है, कंपनी पूरा शेयर्स को कंसोलिडेट कर सकता है, ला सकता है एक साथ, उसके बाद फिर से उसको डिवाइड कर सकता है लार्जर अमाउंट्स में। फिर है टू कन्वर्ट ऑल और एनी ऑफ इट्स फुली पेड शेयर्स इनटू स्टॉक एंड रीकन्वर्ट। तो कंपनी चाहे तो जो फुली पेड अप शेयर्स है उसको स्टॉक में कन्वर्ट कर सकता है और वापस स्टॉक से फुली पेड अप शेयर्स में कन्वर्ट कर सकता है। देखो स्टॉक क्या होता है, यहाँ पे शेयर्स क्या होता है, शेयर्स में क्या होता है, यहाँ पे कैसे कन्वर्ट किया जाता है, मतलब शेयर्स को आप कह सकते हैं ₹10 ईच शेयर करके, ठीक है, 10,000 शेयर्स फॉर ₹10 ईच, तो हो जाता है आपका 1 लाख शेयर कैपिटल। लेकिन स्टॉक में ऐसा आप नहीं बोल सकते, स्टॉक का अमाउंट सेम रहता है उसमें। जैसे शेयर्स में हम लोग ने देखा कि 1 शेयर ईच ₹10 पर शेयर, लेकिन स्टॉक में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कंपनी ये कर सकती है, फुली पेड अप शेयर से स्टॉक में कन्वर्ट कर सकती है और स्टॉक से फिर फुली पेड अप शेयर्स में लाइक रिकन्वर्ट हो सकता है। फिर है टू सब डिवाइड इट्स शेयर्स और एनी ऑफ देम इनटू शेयर्स ऑफ स्मॉलर अमाउंट। तो देखिए ये पॉइंट का ये कॉन्ट्राडिक्ट है, यहाँ पे डिवाइड किया जाता है, कंसोलिडेट एंड डिवाइड किया जाता है लार्जर अमाउंट में, ठीक है, और यहाँ पे सब डिवाइड किया जाता है, जो शेयर्स ऑलरेडी डिवाइडेड है उसको और छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इनटू शेयर्स ऑफ स्मॉलर अमाउंट, स्मॉलर अमाउंट के शेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। फिर है टू कैंसिल शेयर्स विच हैव नॉट बीन टेकन अप। तो जो शेयर्स अभी तक लिया हुआ नहीं है वो शेयर्स को कैंसिल भी कर सकता है कंपनी। तो ये सारा ऑल्टरेशंस जो है वो कंपनी लिमिटेड कंपनी कर सकता है एज पर सेक्शन 61, और इसके लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। मतलब ये अथॉरिटी उन लोगों के पास तभी आएगा जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। ऐसा ना हो कि वो बस चाह रहे टू इंक्रीज इट्स ऑथराइज्ड कैपिटल शेयर कैपिटल और उन्होंने अपना शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर दिया, ऐसा नहीं है। अगर इंक्रीज करना है तो पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, सेम चीज को उन लोगों को रजिस्ट्रार के सामने जाकर फाइल कराना होगा, उसके बाद ये चेंजेस ला सकते हैं कैपिटल क्लॉज के अंदर। सो ये जो सेकंड पॉइंट है टू कंसोलिडेट, इसको मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ। इसमें क्या है, टू कंसोलिडेट एंड डिवाइड ऑल और एनी ऑफ इट्स शेयर कैपिटल इनटू शेयर्स ऑफ अ लार्जर अमाउंट। तो सपोज अगर आपका ₹10 पर शेयर है तो आपका टोटल शेयर कैपिटल हो गया 10,000, ठीक है।
अब क्या करना है, आपको कंसोलिडेट करना है, सारा शेयर्स को साथ में लाना है एंड डिवाइड करना है, या फिर सारे शेयर्स को या एनी ऑफ इट्स शेयर कैपिटल इनटू शेयर्स ऑफ अ लार्जर अमाउंट, ज्यादा अमाउंट में। तो ज्यादा अमाउंट में अगर हम मुझे 100 में करना है शेयर्स, तो अब इसका कितना होगा, 100 शेयर्स हो जाएगा और उसका अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, शेयर कैपिटल को क्या है, हम लोग ने क्या किया, इंटू शेयर्स ऑफ अ लार्जर अमाउंट, हम लोग ने शेयर्स को डिवाइड किया लार्जर अमाउंट में। अब ₹100 करके है ईच शेयर, शेयर का अमाउंट ज्यादा हो गया, लार्ज हो गया, तो ये आपका हो गया फाइनल शेयर कैपिटल, वही है, बस आपने डिवाइड कर दिया लार्जर अमाउंट में, तो वही है, यहाँ पे अमाउंट ज्यादा हो गया। और सेम चीज है यहाँ पे, ऑपोजिट है, यहाँ पे ऑपोजिट है, टू सब डिवाइड इट शेयर्स और एनी ऑफ देम इनटू शेयर्स ऑफ स्मॉलर अमाउंट। तो अब इसको सब डिवाइड करना है शेयर्स को, और ये सब डिविजन में जो थर्ड पॉइंट है मैं उसको यहाँ पे बता रही हूँ, तो ये सेम है, ये सेम चीज है, तो इसको आपको सब डिवाइड करना है, मतलब इसको स्मॉलर अमाउंट, अगर ₹5 करके आपको ईच शेयर देना है, तो ये और जो 1000 शेयर उसको और डिवाइड हो जाएगा 2000 में, बढ़ जाएगा। ठीक है, इनटू शेयर्स ऑफ स्मॉलर अमाउंट, और इसका शेयर कैपिटल वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे देखें कि कंपनी जो है वो चाहे तो इस तरीके का ऑल्टरेशन कर सकती है, वो शेयर्स को लार्जर अमाउंट में कर सकती है, कंसोलिडेट एंड डिवाइड, एंड फिर सब डिवाइड भी कर सकती है शेयर्स को इनटू शेयर्स ऑफ स्मॉलर अमाउंट, शेयर डिवाइड हो जाएगा एंड अमाउंट स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। तो हम लोग समझेंगे अल्ट्रा वायरस क्या होता है, मतलब क्या मतलब है अल्ट्रा वायरस का। तो अल्ट्रा का क्या मतलब है, अगर इसको हम लोग तोड़ दे तो पहले समझते हैं अल्ट्रा का क्या मतलब होता है। अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड, बियॉन्ड, और वायरस का मतलब होता है पावर, मतलब एक लिमिट रहता है। ठीक है, एक लिमिट रहता है, उसके बियॉन्ड कंपनी नहीं जा सकती है, कंपनी का पावर बियॉन्ड दैट लिमिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो पावर जो है वो बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए, जो अथॉरिटी दिया गया है उसी के अंदर रहना चाहिए। ऑब्वियस सा बात है, आपके घर में भी आपको कुछ लिमिट दिया, आपका कुछ पावर होगा कि आप इतना से इतना तक घर आना है, आपको इतना पॉकेट मनी मिलता है, आप इतना खर्चा करना है आपको, ये चीज आपको बताया गया है आपके पापा से, आपके मम्मी से। अगर आप बियॉन्ड गए इसके, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस बुरा हो सकता है। ठीक है, कंपनी के लिए भी ऐसे ही होता है। ये अल्ट्रा वायरस का क्या मतलब होता है वो देखते हैं। द टर्म अल्ट्रा वायरस मीन्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ वंस पावर, मतलब अपने पावर से बियॉन्ड जाना। ठीक है, अगर आपको कहा गया है कि आपको 7 बजे तक घर घुसना है, ये आपको इतना ही तक आपको अथॉरिटी दिया गया है, इतना ही तक आपको फ्रीडम दिया गया है, मतलब लिमिटेशन है आपका 7 बजे तक, उससे ज्यादा आप नहीं रह सकते। तो 7 बजे के अंदर आप आ गए, सही है, उसके बाद आप आए तो आप क्या किए, आपने अल्ट्रा वायरस एक्ट किया है, सिंपल। ठीक है, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ वंस पावर, आपने अपने पावर से बियॉन्ड कुछ काम किया है, उसको एक्सीड किया है, आपने क्रॉस किया है वो लिमिट को। आगे है दस अल्ट्रा वायरस, अ कंपनी मीन्स बियॉन्ड द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द कंपनी। तो अल्ट्रा वायरस का मतलब वही है, कंपनी जो है अपने पावर एंड अथॉरिटी के बियॉन्ड जाती है। तो क्या ये सही है अल्ट्रा वायरस एक्ट? दिस इज नॉट राइट, ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग। आपको जो पावर दिया गया है, जो अथॉरिटी दिया है, उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। अगर आप जा रहे हैं तो वो अल्ट्रा वायरस एक्ट है। सो व्हेन अ कंपनी डज एनी एक्ट, जब कंपनी कुछ इस तरीके का काम करती है जो हम लोग आगे देखेंगे। पहला है विच इज बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट्स एज कंटेन्ड इन इट्स मेमोरेंडम। अगर कंपनी कुछ ऐसा काम करती है जो उसके ऑब्जेक्ट्स के बियॉन्ड है, यानी कि कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके बियॉन्ड अगर कंपनी कुछ काम करती है, और ये ऑब्जेक्टिव दिया रहता है एज कंटेन इन मेमोरेंडम। मेमोरेंडम कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो चार्टर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, और उसके अंदर जिस तरीके का काम करना है, जो ऑब्जेक्टिव्स दिया हुआ है, कंपनी को उसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो कंपनी अगर बियॉन्ड जा रही है, बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट्स हैज कंटेन्ड इन इट्स मेमोरेंडम, तो वो अल्ट्रा वायरस एक्ट है। नेक्स्ट है विच इज नॉट रीजनेबली एंड फेयरली इंसिडेंटल टू इट्स ऑब्जेक्ट्स। तो कंपनी के ऑब्जेक्ट्स से अलग है अगर कोई चीज, मतलब उसके
along with नहीं जा रहा है, जो भी काम कंपनी कर रही है वो कंपनी का जो ऑब्जेक्ट्स है उसके अगेंस्ट है, विच इज नॉट रीजनेबली एंड फेयरली इंसिडेंटल टू इट्स ऑब्जेक्ट्स, तो ये भी अल्ट्रा वायरस एक्ट है। फिर है विच इज नॉट एसेंशियल टू द अटेनमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट्स, तो जो भी ऐसा काम कर रही है जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसके ऑब्जेक्ट्स को अटेन करने के लिए, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट्स के अलावा ही, जो अगर कंपनी का कुछ ऑब्जेक्टिव है कि उसको फर्नीचर बनाना है, लेकिन कंपनी कुछ ऐसा काम कर रही है जो एसेंशियल नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है ये ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए, कंपनी कुछ और काम में ध्यान दे रही है, तो वो भी अल्ट्रा वायरस एक्ट है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट्स के से रिलेटेड नहीं है कंपनी का। फिर है विच इज अदरवाइज नॉट ऑथराइज्ड बाय द कंपनीज एक्ट, देन इट इज कॉल्ड अल्ट्रा वायरस द कंपनी और द मेमोरेंडम एंड दिस इज द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। तो अगर कुछ भी ऐसा काम जो कंपनी कर रही है जो ऑथराइज नहीं है बाय द कंपनीज एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही चलना, ऑब्वियस सा बात है, कंपनी है, कंपनी को कंपनीज एक्ट के जो भी उसमें दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। अगर कंपनी नहीं चलेगी जो अथॉरिटी दिया गया है उसको उसके हिसाब से, तो वो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा कंपनी के लिए, एंड यही चीज है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। सो अगर हम लोग अल्ट्रा वायरस क्या है उसको सिंपली अगर कहें अपने वर्ड्स में जो हम लोग समझे हैं, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एन एक्शन आउटसाइड द व्हाट, जो हम लोग पढ़ रहे जो टॉपिक आउटसाइड द मेमोरेंडम, एन एक्शन आउटसाइड द मेमोरेंडम इज अल्ट्रा वायरस। कोई भी ऐसा एक्ट जो मेमोरेंडम के बाहर है, बियॉन्ड है, दैट इज अल्ट्रा वायरस। ठीक है, आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्ट्रा वायरस या फिर काइंड्स ऑफ अल्ट्रा वायरस एक्ट्स। ठीक है, पहला है एक्ट्स अल्ट्रा वायरस द कंपनी, एक्ट्स अल्ट्रा वायरस द कंपनी और द मेमोरेंडम। तो इसका क्या मतलब है, ऐसा एक्ट्स जो हो विच आर बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी और द मेमोरेंडम, जो कंपनी के पावर के बियॉन्ड है या फिर मेमोरेंडम के ही बाहर है। एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, फंडामेंटल है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चार्टर कहते हैं मेमोरेंडम को, चार्टर ऑफ द कंपनी। तो अगर कोई भी ऐसा काम जो ये मेमोरेंडम के बियॉन्ड है, बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी है, या फिर कह सकते हैं दैट इज आउटसाइड द मेमोरेंडम, तो उस तरीके का एक्ट को कहते हैं एक्ट्स अल्ट्रा वायरस द कंपनी। ठीक है, सच एक्ट्स आर नल एंड वॉइड, इस तरीके का एक्ट्स नल होता है एंड वॉइड होता है, कोई मतलब नहीं होता है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी का जो क्लॉजेस है उसके बियॉन्ड है ये, तो कंपनी का इससे कुछ रिलेशन नहीं है इस काम से। An act ultra virus, the company cannot be ratified even by unanimous consent of all the shareholders. तो अगर ऐसा कुछ एक्ट है, एक्ट अल्ट्रा वायरस द कंपनी है, तो इट कैनॉट बी रैटिफाइड। रैटिफाइड मतलब अप्रूव्ड, ऑफिशियली अप्रूव्ड, तो आप अप्रूव्ड करके समझ सकते हैं। ऐसा वर्ड्स आता है ना, तो आप बगल में ब्रैकेट में अप्रूव्ड लिख लीजिए अपने नोट्स में, ये ऑफिशियली अप्रूव्ड, तो ऐसे में आप लोग को इजी होगा समझने में जब आप लर्न करेंगे एग्जाम से पहले। तो एन एक्ट अल्ट्रा वायरस द कंपनी कैन नॉट बी रैटिफाइड इवन बाय यूनानिमस कंसेंट, मतलब अगर मिलकर भी इन लोग अपना एग्री करे, शेयर होल्डर्स, यूनानिमस कंसेंट हो, सबका मिलकर सहमति हो इस चीज को लेकर, फिर भी ऐसा काम अप्रूव नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी रैटिफाइड। वाई? बिकॉज इट इज अल्ट्रा वायरस द कंपनी, मेमोरेंडम जो है उसी के बियॉन्ड है, मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम का ये लिमिट है। ठीक है, ये इतना तक ही काम करना है कंपनी को, क्लॉजेस जो है जो भी दिया हुआ है उसी के विद इन काम करना है, इसके बियॉन्ड जाना चाहे तो इट इज नॉट पॉसिबल, चाहे शेयर होल्डर्स का कंसेंट ही क्यों ना हो। फिर है एक्ट्स अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर्स, These are acts or transactions which are beyond the powers of the directors only. तो ये ऐसा transactions है, ये ऐसा act है जो डायरेक्टर्स के पावर के बियॉन्ड है। यहाँ पे डायरेक्टर्स के पावर के बियॉन्ड है, हमने पहले पॉइंट में देखा था, यहाँ पे देखा था, ये था कंपनी के पावर के बियॉन्ड या फिर मेमोरेंडम उसके बियॉन्ड। डायरेक्टर्स यहाँ पे है डायरेक्टर्स के पावर के बियॉन्ड,
एंड है एंड नॉट बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे है एंड नॉट बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी, मतलब यहाँ पे ये देखिए ये कंपनी के मेमोरेंडम का पावर है जो मैं यहाँ पे बनाई हूँ सर्कल। तो अगर समझ लीजिए ये इसके बियॉन्ड नहीं है लेकिन डायरेक्टर्स के पावर के बियॉन्ड है, मतलब इतना इसके बाहर है, ये इनका लिमिट ये है ये एरिया, लेकिन इसके बाहर जा रहा है एक्ट। तो क्या किया जाएगा, लेकिन मेमोरेंडम के विद इन है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, सच एक्ट्स कैन बी रेगुलराइज्ड, यहाँ पे कहा जा रहा है इट कैन बी रेगुलराइज्ड इफ दे आर रैटिफाइड बाय द शेयर होल्डर्स सब्सिक्वेंटली, रैटिफाइड अप्रूव्ड, ठीक है। इफ इट इज अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स, मतलब अगर शेयर होल्डर्स चाहे तो ये चीज को रेगुलराइज्ड कर सकते हैं। After such ratification by the shareholders, the company shall be bound by such acts. तो ऐसा अगर शेयर होल्डर्स का कंसेंट रहा तो ये एक्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं एंड कंपनी उसके लिए बाउंड रहेगी। तो वही चीज है यहाँ पे, ये देखे कि ये जो बड़ा सर्कल है दैट इज मेमोरेंडम, उसके बाहर गया तो इट कैन नॉट बी रैटिफाइड, ये अल्ट्रा वायरस एक्ट है, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर इसकी विद इन है लेकिन डायरेक्टर के पावर्स के बाहर है, तब क्या है, तब हो सकता है शेयर होल्डर्स के थ्रू, शेयर होल्डर्स अगर अप्रूव करे तो ये पॉसिबल है। फिर है एक्ट्स अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल्स, those acts or transactions which are beyond the powers described in the articles of association। तो articles of association में rules and regulations रहता है कंपनी का, इसके बारे भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ये नेक्स्ट चैप्टर इस यूनिट का, AOA भी जिसको कहते हैं हम लोग, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को MOA कहते हैं शॉर्ट में, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को AOA। तो अगर इसके बियॉन्ड है या AOA के बियॉन्ड है कुछ ट्रांजैक्शन या कुछ एक्ट, तो वो अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल्स कहलाता है। These are also unauthorized acts। तो ये एक्ट भी अनऑथोराइज्ड रहता है क्योंकि ये अथॉरिटी के बाहर है, जो AOA में दिया हुआ है उसके बाहर है। However, यहाँ पे भी दिया गया है the shareholders can ratify such acts। shareholders अप्रूव कर सकते हैं सच एक्ट्स को by altering the articles on this behalf। उन लोग भी आर्टिकल्स को ऑल्टर कर सकते हैं इस बिहाफ में, इस चीज के बारे जो भी एक्ट वो करना चाहते हैं, अगर शेयर होल्डर्स एग्री करे अप्रूव करे तो इसको कर सकते हैं, उन लोग ऑल्टर कर सकते हैं। द आर्टिकल्स कैन बी ऑल्टर्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन विद अ व्यू टू ब्रिंगिंग द अल्ट्रा वायरस एक्ट विद इन द पावर्स ऑफ द आर्टिकल्स। तो ऑल्टर करके ये जो भी एक्ट है उसको विद इन द पावर्स ऑफ द आर्टिकल्स ला सकते हैं एंड देन कंपनी जो है वो बाउंड रहेगी इस चीज के लिए, क्योंकि अब ये मेमोरेंडम के विद इन तो है ही और बाद में अब ऑल्टर करके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के विद इन भी रहेगा ये चीज। तो हमने देखा पहला पॉइंट में क्या था, इसमें क्या था, अगर अल्ट्रा वायरस एक्ट है दैट इज बियॉन्ड द कंपनीज मेमोरेंडम, अल्ट्रा वायरस द कंपनी है, तब कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर इसके बाहर है, यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है, तब कुछ पॉसिबल नहीं है, इट कैन नॉट बी रैटिफाइड। फिर है अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर्स, और इस काम के लिए कंपनी लायबल नहीं होगी क्योंकि ये कंपनी के बाहर है। तो कोई भी कंपनी का काम करेगा, कोई भी पार्टी, थर्ड पार्टी हो, कंपनी के मेंबर्स हो, उन लोग को मेमोरेंडम में जो दिया गया है क्लॉजेस उसी के अंदर काम करना, उसके बाहर काम किया तो ये कंपनी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्योंकि कंपनी अपना जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो भी क्लॉजेस है वो बता दे चुकी है मेमोरेंडम के थ्रू। अगर डायरेक्टर्स के पावर के बियॉन्ड है, डायरेक्टर्स के पावर के बियॉन्ड है लेकिन मेमोरेंडम के अंदर है, तब रेटिफाई किया जा सकता है। और अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बाहर है लेकिन मेमोरेंडम के अंदर है, तब भी रेटिफाई किया जा सकता है, ऑल्टरेशन लाके स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा उसके लिए। तो हमने देखा कि अल्ट्रा वायरस द कंपनी या और द मेमोरेंडम हुआ तब वो रेटिफाई नहीं हो सकता है, ठीक है। और बाकी सब हुआ तो रेटिफाई किया जा सकता है शेयर होल्डर्स के कंसेंट से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रा वायरस एक्ट्स, मतलब अल्ट्रा वायरस एक्ट हो जाने के बाद क्या इफेक्ट्स है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, वो देखते हैं। पहला है इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब होता है ऑफिशियल ऑर्डर फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ लॉ। ऑफिशियल ऑर्डर तो यहाँ पे है whenever a company does or proposes to do any act or enters into any transaction which is ultra virus the memorandum, any member of the company can get an injunction, an official order, an injunction, or restrain it or prevent it from proceeding with such ultra virus act or transaction। तो अगर कंपनी
कुछ ऐसा अल्ट्रा वायरस एक्ट करती है या करने वाली होती है, तो उस केस पे कंपनी का जो मेंबर है वो, उनके पास ये राइट है कि वो इंजंक्शन ले, यानी कि ऑफिशियल ऑर्डर ले कोर्ट से, एंड कंपनी को प्रिवेंट करे ये एक्ट को करने से, ये एक्ट के टुवर्ड्स प्रोसीड करने से, ये ट्रांजैक्शन करने से वो उसको रोक सकता है कंपनी को, क्योंकि ये जो एक्ट है दिस इज एन अल्ट्रा वायरस एक्ट। फिर है पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स। तो अगर कंपनी का फंड्स जो है, कंपनी जिस पर्पस के लिए ये फंड्स को रेज की है, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, जो मेमोरेंडम में दिया हुआ है कंपनी के क्लॉजेस में, मेमोरेंडम के क्लॉजेस में, तो अगर उस काम के अलावा कुछ और काम में डायरेक्टर्स ने उस मनी को डाला, यानी कि इन्वेस्ट किया वो मनी को कुछ ऐसे पर्पस के लिए जो कंपनी के मेमोरेंडम में नहीं है, ठीक है, तो वैसे में डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल होंगे। डायरेक्टर्स विल बी पर्सनली लायबल टू द कंपनी टू रिप्लेस सच आउटफ्लोड फंड्स if any part of company's funds is directed towards the purpose which do not contribute to the accomplishment of the objects defined in company's memorandum, then the directors shall be personally liable to the company to replace such outflowed funds. नेक्स्ट है अल्ट्रा वायरस एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो अगर कंपनी ने एक प्रॉपर्टी एक्वायर किया अंडर एन अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन, मतलब ये जो ट्रांजैक्शन है जिसके थ्रू कंपनी ने प्रॉपर्टी को एक्वायर किया है, वो ट्रांजैक्शन अल्ट्रा वायरस है, मतलब वो मनी कंपनी का इस प्रॉपर्टी में स्पेंड नहीं होना था अकॉर्डिंग टू द मेमोरेंडम। तो उस टाइम पे क्या होगा, कंपनी के पास राइट रहेगा ओवर द प्रॉपर्टी कि कंपनी उस प्रॉपर्टी को सेफ एंड सिक्योर रखे, सेफ एंड सिक्योर रखे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है वो एक एसेट है और ये एसेट रिप्रेजेंट करता है कॉर्पोरेट कैपिटल। भले वो रॉन्गली एक्वायर्ड है, अल्ट्रा वायरस है, इट इज रॉन्गली एक्वायर्ड, लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है ये कॉर्पोरेट कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए कंपनी को ये प्रॉपर्टी को सेफली एंड सिक्योरली रखना होगा। नेक्स्ट है अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अगर कंपनी में किसी पार्टी ने, किसी मेंबर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट पे एंटर किया जो कि अल्ट्रा वायरस है, जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे एंटर किया जो कंपनी का उस कॉन्ट्रैक्ट से कुछ रिलेशन नहीं है, या कंपनी का उस ट्रांजैक्शन से कुछ रिलेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि मेमोरेंडम में नहीं है कुछ ऐसा दिया हुआ, तो वैसे में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो होली वॉइड होगा एंड उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा। भले वो ट्रांजैक्शन लीगल हो, ठीक है, लेकिन वो मेमोरेंडम के बाहर है, आउटसाइड द मेमोरेंडम है, तो उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है अल्ट्रा वायरस लेंडिंग। अगर किसी पर्सन ने कंपनी से मनी बोरो किया, ठीक है, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस, जो कि अल्ट्रा वायरस है, तो कंपनी जो है वो उस पर्सन को स्यू कर सकती है उस वो अमाउंट को रिकवर करने के लिए, क्योंकि वो पर्सन ने कंपनी से अमाउंट बोरो किया और ये अल्ट्रा वायरस था, तो इसीलिए कंपनी जो है वो अमाउंट को, जो भी वो लेंट की उस पर्सन को, वो अमाउंट को रिकवर कर सकती है। नेक्स्ट है अल्ट्रा वायरस टॉर्ट्स। टॉर्ट्स का मतलब होता है सिविल रॉन्ग्स, यानी कि अपना जो भी राइट्स है, जो नॉर्मल सिटीजन जो है स्टेट का, कंट्री का, उसका जो राइट्स है उसको वो पर्सन ने वायोलेट किया है, उसके अगेंस्ट किया है और उसकी वजह से डैमेजेस आया है, तो कंपनी लायबल नहीं रहेगी उस टॉर्ट्स के लिए, उस सिविल रॉन्ग्स के लिए जो कि कमिट किया गया है बाय इट्स ऑफिसर्स, जो आउटसाइड द एम्बिट ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट्स है। एम्बिट मतलब रेंज, जो कंपनी के रेंज, कंपनी का जो ऑब्जेक्ट्स है उसके रेंज के बाहर है, अगर उसके लिए उसमें कुछ ऑफिसर ने उस वैसा कुछ काम किया है या सिविल रॉन्ग्स किया है, तो उसके लिए कंपनी लायबल नहीं होगी। कंपनी लायबल कब होगी, कंपनी तब लायबल होगी जब ये सिविल रॉन्ग जो है वो कमिट किया गया है उनके ऑफिसर से जो विद इन द रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो, तब कंपनी लायबल होगी। अगर वो आउटसाइड द रेंज, मतलब आउटसाइड द मेमोरेंडम हो या फिर आउटसाइड द रेंज ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट्स हो, तब उसके लिए कंपनी इज नॉट लायबल फॉर सच सिविल रॉन्ग्स, भले दैट इज कमिटेड बाय इट्स ऑफिसर्स। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हमने देखा मीनिंग और व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, हमने देखा क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम,
देन हाउ टू ऑल्टर दीज क्लॉजेस, ऑल्टरेशंस के बारे में देखा। आज हम लोग किए डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू ऑल।